नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विकास कुमार आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बेटा, रीट पाठ्यक्रम में हम आज हमारी दूसरी क्लास है और कल हमने भाषा और भाषा के कौशलों पर चर्चा की थी। अब बेटा नेक्स्ट क्लास, इसमें हम भाषा के प्रकारों पर बात करेंगे। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात है कि भाषा है वो बेटा 3 प्रकार की होती है। प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है वो है मौखिक, मौखिक भाषा। दूसरा प्रकार है वो है बेटा लिखित, और तीसरा प्रकार है वो है सांकेतिक। सांकेतिक 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक है, ये बना है बेटा, किससे बना है? मुख्य और उसके बाद बेटा इक प्रत्यय है, संतानवाचक प्रत्यय है, अप्रत्ययवाचक प्रत्यय बोलते हैं जिसको। मुख बल सिक से मौखिक बना है। लिखित शब्द बना है, ये बना है बेटा, लिख धातु है इसमें, लिख और इत प्रत्यय है। और सांकेतिक शब्द बना है, ये बना है बेटा, संकेत शब्द है इसमें, मूल शब्द, और संकेत के बाद क्या लगा है? संकेत के बाद लगा है इक प्रत्यय लगा है। मौखिक, लिखित और सांकेतिक, इस प्रकार बना हुआ शब्द है। तीनों के तीनों मौखिक है, लिखित है और सांकेतिक है। सबसे पहले तो बेटा शब्द के टुकड़े करने हैं। इक प्रत्यय है, इत प्रत्यय है और इक प्रत्यय है। ठीक है। अब बेटा अंतर भी हो जाएगा और इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। मौखिक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लिखित से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और सांकेतिक से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। अब बेटा हम एक एक ले लेते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं कौन सी भाषा है? सबसे पहले बात कर रहे हैं हम मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा की अंतर भी हो जाएगा तीनों के अंदर और इनकी डेफिनेशन भी हो जाएगी, परिभाषाएं भी हो जाएगी। मौखिक भाषा क्या है? जब हम पहली बात क्या है, जब हम केवल लिखकर विचार प्रकट करते हैं। जब हम केवल लिखकर विचार प्रकट करते हैं, या इस भाषा में केवल केवल बोलकर। मौखिक भाषा में क्या है? जब हम केवल बोलकर विचार प्रकट करते हैं, बोलकर विचार प्रकट करते हैं, मौखिक कहलाती है। केवल बोलकर विचार प्रकट किया जाता है, पहली बात मौखिक कहलाती है। ठीक है, ये तो सामान्य सी बात है। दूसरी बात ध्यान रखना, मैं फॉर मौखिक और मैं फॉर मुख्य, यह मुख्य भाषा कहलाती है। मुख्य भाषा कहलाती है। महत्वपूर्ण बात है बेटा, इसको जोड़ लो। किसको जोड़ लो? मैं से मौखिक बना है और मैं से क्या बना है? मुख्य बना है। मुख्य भाषा कहलाती है। कारण क्या है मुख्य भाषा कहलाती है? कारण बात करते हैं। कारण क्या है यह मुख्य भाषा कहलाती है? क्योंकि हाँ, कारण क्या है? क्योंकि साक्षर व निरक्षर दोनों लोगों के लिए, साक्षर व निरक्षर दोनों लोगों के लिए या दोनों वर्गों के लिए आवश्यक है। दोनों वर्गों के लिए क्या है? आवश्यक है। क्या कहलाती है? मौखिक। इसी कारण मुख्य भाषा कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि साक्षर व निरक्षर दोनों वर्ग है वो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं इस भाषा द्वारा।
साक्षर वर्ग भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लिखकर कर बोलकर कर लेंगे, और निरक्षर है वो भी बोलकर करेंगे। इसके उल्टा क्या है, लिखित भाषा है। लिखित भाषा में केवल साक्षर वर्ग ही विचार प्रकट कर सकते हैं, तो उसको गौण भाषा माना गया है। करेंगे अंतर, डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, अंतर अपने आप आ जाएगा। तीसरी बात क्या है, मौखिक है ना, यह क्या होती है, यह अस्थायी होती है, ध्यान रखना बेटा, अस्थायी होती है, अस्थायी होती है, अस्थायी होती है। मौखिक भाषा क्या होती है, अस्थायी भाषा, अस्थायी होती है। क्यों होती है अस्थायी, क्यों होती है भाई, क्योंकि हमने कितना कुछ बोला है, ये हम लंबे समय तक स्थायी नहीं रख सकते। लिखी हुई चीज तो स्थायी है हमारे पास, शिलालेख प्रशस्तियां बहुत सालों से पड़े हैं हमारे पास, आज भी सुरक्षित है। तो यह क्या होती है, अस्थायी होती है। अस्थायी कौन सी होती है, मौखिक होती है। चौथी बात कर रहा हूं, यह परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है बेटा, परिवर्तनशील होती है। ठीक है, चौथा अंतर यह है, परिवर्तनशील होती है। एक अंतर बेटा कल वाली क्लास में किया था हमने, कौन कौन सा किया था, कि इसमें किसमें भाई, मौखिक भाषा में, इसमें सुनना, और एक क्या है, बोलना। सुनना और बोलना क्या है, ये है भाषा के कौशल। सुनना व बोलना कौशलों का प्रयोग किया जाता है। सुनकर या बोलकर ही विचार प्रकट कर सकते हैं, सुनना व बोलना कौशलों का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ये रही पांचवी बात। चार कौशल हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। उन चारों में से केवल सुनना और बोलना कौशलों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, छठी बात क्या है मौखिक भाषा की, यह सबसे सरल होती है, यह सबसे सरल होती है, सरल होती है। सबसे सरल भाषा है वो कौन सी होती है, मौखिक भाषा होती है। ये 6 हैं बेटा, 6 प्रकार की विशेषताएं मौखिक भाषा की। प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्न में से स्थायी भाषा कौन सी है, ऑप्शन बना के दे देंगे, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। स्थायी कौन सी है पूछ लेंगे, अस्थायी कौन सी है पूछ लेंगे, परिवर्तनशील पूछ लेंगे कि मौखिक भाषा है, मुख्य क्यों कहा जाता है, मुख्य होने का कारण क्या है, साक्षर और निरक्षर दोनों वर्ग विचार प्रकट कर सकते हैं। या पूछ ले सकते हैं कि निम्न में से मुख्य भाषा कौन सी है, मैं फॉर मौखिक, मैं फॉर मुख्य। ये पहला भाषा का पहला प्रकार है, ये मौखिक, लिखित और सांकेतिक में से मौखिक से जितने प्रश्न बनते हैं वो आपके सामने है। अब बेटा दूसरे प्रकार की बात कर लेते हैं, कौन सा है दूसरा प्रकार, दूसरा प्रकार है वो है लिखित, लिखित। अंतर भी हो जाएगा बेटा, दोनों के अंदर अंतर हो जाएगा। पहली बात क्या किया है कि जब हम केवल बोलकर विचार प्रकट करते हैं, ठीक है, यहां मैं क्या लिखूं, जब हम केवल लिखकर विचार प्रकट करते हैं, जब हम केवल लिखकर, जब हम केवल लिखकर विचार प्रकट करते हैं, ठीक है, मौखिक कहलाती है। जब हम केवल लिखकर विचार प्रकट करते हैं तो क्या कहलाती है, मौखिक कहलाती है। ठीक है, पहली बात, पहला अंतर हो गया। यहां क्या लिखा था हमने मौखिक में, यह मुख्य भाषा कहलाती है, मुख्य कहलाती है ये तो, लेकिन ये क्या कहलाएगी, यह क्या कहलाएगी, यह यानी लिखित, यह क्या है, भाषा का, यह भाषा का क्या है बेटा, गौण रूप है, गौण भाषा कहलाती है। वो तो मुख्य है और ये क्या है, गौण है।
यह भाषा का गौण रूप है। क्यों है? कारण पूछे तो क्यों है? क्योंकि क्योंकि इससे इससे केवल साक्षर लोग ही अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इससे केवल साक्षर लोग ही विचार प्रकट कर सकते हैं, विचार प्रकट कर सकते हैं। इस कारण क्या है? ये गौण है। गौण भाषा क्यों है? क्योंकि केवल साक्षर लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। केवल साक्षर वर्ग ही विचार प्रकट कर सकते हैं। अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं, उनके ये कोई काम की नहीं है, इसीलिए गौण है। तीसरा अंतर क्या था? यहां देखिए, यह अस्थायी होती है और क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। तो ये क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बेटा? यह क्या होती है? यह स्थायी होती है। स्थायी होती है। क्यों? क्योंकि लिखी हुई चीज है, जब तक हम उसको मिटाएंगे नहीं तब तक वो हमारे पास सुरक्षित रहेगी। ठीक है ना? प्रशस्तियां हैं, शिलालेख है, अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं, वो आज भी हमारे पास हजारों सालों से सुरक्षित है, स्थायी होती है। फिर क्या है बेटा? वो तो क्या थी? परिवर्तनशील थी। तो ये क्या है? अपरिवर्तनशील होती है। यह अपरिवर्तित होती है। अपरिवर्तित होती अपरिवर्तित होती है। ये नेक्स्ट चौथा अंतर आ गया। उसके बाद पांचवा अंतर क्या था? क्या था बेटा? पांचवा अंतर था कि इसमें सुनना और बोलना कौशलों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? मौखिक में। तो लिखित में क्या होगा? मैं लिख रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसमें पढ़ना और पढ़ने के साथ क्या है? पढ़ना व लिखना है। पढ़ना व लिखना कौशलों का प्रयोग किया जाता है। कौशलों का प्रयोग होता है। ये नेक्स्ट अंतर था। ठीक है, इतनी बात। छठा अंतर क्या था? कि मौखिक भाषा है वो क्या होती है? सबसे सरल होती है। सबसे सरल होती है। इसका क्या बताओगे भाई? यह क्या है? यह सरल व कठिन दोनों है। कारण क्या है भाई? दोनों कैसे हो सकती है? सरल व कठिन दोनों है। क्यों है दोनों? क्यों? क्योंकि जिसको लिखना आता है उसके लिए सरल है, लेकिन जिसको लिखना नहीं आता वो अनेक प्रकार की अशुद्धियां करेगा। भाव तो प्रकट कर देगा, अपने विचार तो प्रकट वो कर देगा, लेकिन अनेक प्रकार की अशुद्धियां करेगा। मात्रा है वो छोटी बड़ी लगा देगा, मात्रात्मक गलती करेगा वो। इसलिए जिसको लिखना आता है उसके लिए तो क्या है? सरल है, और जिसको लिखना नहीं आता, कम लिखना आता है, अभ्यास नहीं है, उसके लिए कठिन है। तो सरल व कठिन दोनों है। ये बेटा यहां छह विशेषताएं थी मौखिक भाषा की। ठीक है, और यहां भी कितनी है? 6 विशेषताएं हैं लिखित भाषा की। दोनों के अंदर अंतर भी है। मौखिक और लिखित में क्या अंतर हो गया? कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब बेटा तीसरे प्रकार की बात कर लेते हैं, अंतिम प्रकार की बात कर लेते हैं। अंतिम प्रकार कौन सा है? 3 नंबर प्रकार है, वो है आपका सांकेतिक। कौन सा है? सांकेतिक। शब्द बना है संकेत प्लस इक से बना है, सांकेतिक। ठीक है, पहली बात क्या है? इसमें किसमें? सांकेतिक में। इसमें किन का प्रयोग किया जाता है भाई? इसमें संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संकेत चिन्हों का क्या होता है? प्रयोग होता है। इसमें संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पहली बात, संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात क्या है? यह दिव्यांग लोगों के लिए आवश्यक है। दिव्यांग
लोगों के लिए आवश्यक है। दिव्यांग लोगों के लिए आवश्यक है, दिव्यांग लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। दिव्यांग मतलब यहां मैं लंगड़े नहीं कह सकता, विकलांग नहीं कह सकता, क्या कहूंगा मैं? दिव्यांग लोग ऐसे लोग जिनके किसी भी शरीर के अंदर विकार है, सामान्य स्थिति में उनके शरीर नहीं है, उन लोगों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा अंतर क्या है? यह सबसे कठिन होती है। यह सबसे कठिन होती है, कठिन होती है। सबसे कठिन भाषा है ये, सबसे कठिन होती है। क्यों? कारण क्या है कठिन होने का? क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते, क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते, संकेत निश्चित नहीं होते। इस कारण क्या है ये सबसे कठिन है। ये तीन बातों का इसमें ध्यान रखना है। संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? हाँ, तीन अंतर है, तीनों की विशेषता हो गई। भाषा के प्रकार थे, तीन थे, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि जब हम बोलकर विचार प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा, उसकी विशेषताएं हैं। मौखिक और लिखित में अंतर भी मान सकते हो आप, अंतर हैं। और फिर बेटा सांकेतिक भाषा की तीन विशेषताएं। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि संकेत चिन्हों का प्रयोग किसमें किया जाता है, क्या पूछ ले? संकेत चिन्हों का प्रयोग पूछ ले किसमें किया जाता है संकेत चिन्ह, तो बेटा संकेत चिन्हों का प्रयोग किसमें किया जाता है? सांकेतिक में किया जाता है। और अगर पूछ ले ध्वनि चिन्हों का प्रयोग, कौन से चिन्हों का? ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किसमें किया जाता है? कंफ्यूज मत होना, ध्वनि चिन्हों का प्रयोग तो बेटा किसमें किया जाता है? लिखित में किया जाता है ध्वनि चिन्हों का प्रयोग। ध्यान रखना भाई ये बात। क्यों? क्योंकि ये कै ध्वनि का चिन्ह है, ठीक है? ये ई ध्वनि का चिन्ह है, ये रे और ये अण ध्वनि का चिन्ह है। कौन सी भाषा बन गई है? ध्वनि चिन्ह है ये। अगर मुझसे पूछ ले कि ही, ने और दी, ये बेटा है का, छोटे ई का, ने का और दे प्लस ई बड़ी ई का, ये संकेत चिन्ह है, सॉरी ध्वनि चिन्ह है। ध्वनि चिन्ह, ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी भाषा बन गई ये लिखित भाषा बन गई। संकेत चिन्ह अलग होते हैं, संकेत चिन्ह अलग होते हैं बेटा। मान लो ये संकेत चिन्ह है एक, ये क्या है? ये संकेत चिन्ह है। आगे चलकर दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, ये तो संकेत चिन्ह है। ये क्या है? ये संकेत चिन्ह है, संकेत चिन्ह है ये। तो संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, वो तो कौन सी होगी? सांकेतिक। और ये बेटा कै ध्वनि का चिन्ह है, ए ध्वनि का चिन्ह है, ये से ध्वनि का चिन्ह है। क्या है ये ध्वनि चिन्ह है, ध्वनि चिन्ह है। और जिनमें ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है बेटा? वो कहलाती है लिखित भाषा कहलाती है। होना ही नहीं है कंफ्यूज बस। ये थे बेटा भाषा के प्रकार, तीन प्रकार की है, तीनों की डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, तीनों की विशेषताएं हैं, तीनों में अंतर भी है। आगे बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, भाषा की विशेषता। हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है भाई, भाषा की विशेषता। कुल कितनी विशेषता होती है? 8 विशेषता होती है। कितनी विशेषताएं? 8 विशेषताएं। आठों की आठों पर बात करेंगे हम। सबसे पहली विशेषता है, क्या है? भाषा की विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता क्या है बेटा? भाषा अर्जित की जाती है। ध्यान रखना, पहली बात महत्वपूर्ण बात है, भाषा अर्जित की जाती है, पहली बात है। जन्मजात नहीं होती। बच्चा जन्म लेने के बाद जब समाज के अंदर आता है, समाज में आता है तो बेटा यहां से वो अर्जित करेगा। कोई अंग्रेजी अर्जित कर लेगा,
कोई हिंदी अर्जित करेगा, कोई पहले पंजाबी बोलना सीखेगा, यानी माता की भाषा है वो बच्चा बोलना सीखता है, मातृभाषा बोलना सीखता है। तो ये जन्म लेने के बाद अर्जित की जाती है। पहली बात क्या है, भाषा अर्जित संपत्ति है या अर्जित की जाती है, पहली बात। दूसरी विशेषता क्या है भाषा की, क्या है, भाषा अर्जित की जाती है। फिर क्या है बेटा, अनुकरण द्वारा, भाषा अनुकरण द्वारा ग्रहण होती है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, अनुकरण द्वारा ग्रहण होती है। अनुकरण की आवश्यकता पड़ती है बेटा, कल की क्लास में किया था कि पहला अनुकरण है वो अपनी माता का करता है, बच्चा है वो पहला अनुकरण है वो अपनी माता का करता है। तो अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। किसका अनुकरण करता है, माता का अनुकरण करता है। इसी कारण माता को पहली अध्यापिका माना गया है और परिवार को पहला, बच्चे का पहला विद्यालय माना गया है। परिवार को माता है वो पहली अध्यापिका, पहला शिक्षक है बच्चे का, और परिवार है वो पहला विद्यालय है। दूसरी विशेषता अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तीसरी क्या है बेटा, भाषा अभ्यास द्वारा प्राप्त की जाती है। अभ्यास द्वारा 8 विशेषताएं कुल अभ्यास द्वारा प्राप्त होती है या प्राप्त की जाती है। ठीक है ना, अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। अभ्यास जितना करोगे उतना ही शुद्ध भाषा सीखोगे आप, तो अभ्यास के द्वारा प्राप्त की जाती है। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात क्या है, चौथी विशेषता क्या है, चौथी विशेषता है कि भाषा का अंतिम रूप नहीं होता, अंतिम रूप नहीं होता। ध्यान रखना बेटा, ऐसा नहीं है आप हर रोज चाहे 20 घंटा पढ़ रहे हो, 10 साल तक पढ़ लिए, लेकिन ये नहीं कह पाओगे कि मैंने सारी की सारी भाषा है वो सीख ली या सारी की सारी भाषा का मैंने ज्ञान अर्जित कर लिया। क्यों? क्योंकि अंतिम रूप नहीं होता बेटा, ये निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। भाषा है वो लगातार चलती रहती है, लगातार उसमें संशोधन होते रहते हैं। तो क्या है, अंतिम रूप नहीं होता। पहली 4 विशेषता है, याद किस प्रकार करोगे, याद किस प्रकार करोगे, ए फॉर अर्जित, ए फॉर अनुकरण, ए फॉर अभ्यास और ए फॉर अंतिम रूप नहीं होता। पहली 4 विशेषताएं वो ए अनार से शुरू हो रही है, हिंदी के पहले ही वर्ण से शुरू हो रही है, अर्जित की जाती है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, अभ्यास द्वारा सीखी जाती है और अंतिम रूप नहीं होता। कितनी विशेषताएं, 4 विशेषताएं। पांचवी विशेषता क्या है बेटा, पांचवी विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है पांचवी, क्या है, भाषा का स्वरूप, भाषा का स्वरूप क्या होता है, कठिन से सरल, कठिन से सरल की ओर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बेटा, हर पेपर में पूछी जाती है। क्या है, भाषा का स्वरूप है वो कैसा होता है, कठिन से सरल की ओर होता है। क्यों? देखिए बहुत से शिक्षण सूत्र है वो ऐसे मिलेंगे आपको कि सरल से कठिन की ओर है, सरल से कठिन की ओर है, सरल से कठिन की ओर है। लेकिन भाषा क्या है, कठिन से सरल की ओर है। सबसे पहले बच्चे को कठिन लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो अनुकरण करता जाता है, अभ्यास करता जाता है, उसी प्रकार उसको क्या लगने लग जाती है, वो सरल लगने लग जाती है। जितना पढ़ोगे, जितना अध्ययन करोगे, जितना अभ्यास करोगे, वो कठिन से क्या होती जाएगी, सरल होती जाएगी। तो भाषा का स्वरूप है वो क्या है, कठिन से सरल की ओर है। ये भी बेटा पहला वर्ण है अर्जित ए, फिर एक कै पर है, कठिन से सरल की ओर। फिर बेटा छठी विशेषता क्या है, पहला वर्ण है, फिर भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है। ऊपर लिख चुका मैं, अंतिम रूप नहीं होता, बदलती रहती है, बदलती रहती है। इसका मतलब क्या है, परिवर्तनशील होती है, भाषा
परिवर्तनशील होती है। ये कौन सी विशेषता? विशेषता नंबर 6। बेटा 4 ए पर है, फिर 4 एक कै पर है पहला वर्ण, फिर एक पहला वर्ण। 7वीं विशेषता क्या है? भाषा का मानक रूप होता है, ये भी ध्यान रखना। भाषा का मानक रूप होता है, कुछ न कुछ मानक होते हैं, माना जाता है। जैसे ये क्षय है ना, ये क्षय ध्वनि है, उसका मानक रूप है। ये चय ध्वनि का क्या है? मानक रूप है। चय ध्वनि है वो इसी प्रकार मानी जाएगी, मानक रूप होता है, भाषा का मानक रूप होता है। ये 7वीं विशेषता थी। ए पर है, फिर कै पर है, फिर बेटा पै पर है, और फिर पै का अंतिम वर्ण मै पर है। 4 ए पर है, अर्जित होती है अनुकरण अभ्यास द्वारा, अंतिम रूप नहीं होता, कठिन से सरल की ओर होती है। फिर बेटा पहला पै परिवर्तनशील होती है, और पै वर्ग का अंतिम वर्ण मानक रूप होता है। और 8वीं और अंतिम विशेषता क्या होती है? भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ध्यान रखना भाई, भाषा क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। एक सह पर है, सामाजिक प्रक्रिया है। बस बेटा 8 ही विशेषता होती है, और मैंने 8 की 8 आपको बता दी। कौन कौन सी होती है दोबारा देख लीजिए एक बार। अर्जित रूप होता है, भाषा अर्जित की जाती है। ए फॉर अर्जित, ए फॉर अनुकरण, ए फॉर अभ्यास, ए फॉर अंतिम रूप नहीं होता। फिर पहला ही वर्ण है कठिन से सरल की ओर, पहला ही वर्ण है परिवर्तनशील होती है। पै का अंतिम वर्ण है मानक स्वरूप होता है, मानक रूप होता है। और अंतिम क्या है? सामाजिक प्रक्रिया होती है भाषा। ये क्या है? 8 विशेषताएं भाषा की। बेटा शिक्षण विधियों की दृष्टि से एक प्रश्न बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, शिक्षण विधियों के अंदर पूछा जाता है बेटा। यहां से एक प्रश्न हर वैकेंसी के अंदर जिसमें हिंदी लग रही है आता ही आता है, निश्चित है। 8 विशेषताएं देख लेना भाषा की, ठीक है। हाँ, अब क्या है बेटा? अब है कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ की परिभाषा पूछी जाती है। शब्दावली है, कुछ अंतर भी पूछ लेते हैं, परिभाषा भी पूछ लेते हैं। पहली शब्दावली आपसे क्या पूछी जा सकती है? पहली शब्दावली पूछी जा सकती है बेटा आपसे, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा पूछी जा सकती है। दूसरी क्या पूछी जा सकती है बेटा? दूसरी पूछी जा सकती है आपसे, राजभाषा किसे कहते हैं? तीसरी क्या पूछी जा सकती है आपसे? मातृभाषा किसे कहते हैं? यह भी बात पूछी जा सकती है, मातृभाषा। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है? उसके बाद बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि बोली किसे कहा जाता है? बोली किसे कहा जाता है? ये इतनी बातें पूछ सकती हैं, इतनी शब्दावलियां पूछ सकती हैं, ठीक है ना। बात कर रहे हैं बेटा इन शब्दावलियों पर। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? परिभाषा क्या होती है कि वह भाषा, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, वह भाषा जो संपूर्ण देश द्वारा उच्चारित होती है। संपूर्ण देश के द्वारा, यानी देश के अंदर जितने के जितने लोग हैं वो जिस भाषा को बोलेंगे वो क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। संपूर्ण देश द्वारा उच्चारित भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। और भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? कौन सी है बेटा? कोई नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। ऐसी कोई भाषा नहीं है भारत के अंदर जिसको सारे के सारे देश की जनता बोले। तो जो भाषा किसी भी राष्ट्र के सारे लोगों द्वारा, पूरी की पूरी जनता द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। और भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, है ही नहीं, ठीक है। इतनी बात, ये राष्ट्रभाषा की परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद बेटा आपसे पूछ सकते हैं कि राजभाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिस भाषा में, जिस भाषा में देश का राजकार्य हो, जिस भाषा में देश का राजकार्य हो वो क्या कहलाती है?
राजभाषा कहलाती है। और भारत की राजभाषा कौन सी है? राजभाषा कौन सी है भारत की? भारत की राजभाषा है हिंदी है। हिंदी क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा न होकर क्या है? राजभाषा है हिंदी। जिस भाषा के अंदर देश का राजकार्य होता है, राजकार्य का मतलब जिस भाषा में राष्ट्रपति काम करे, प्रधानमंत्री काम करे, मंत्री परिषद काम करे, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम, शिक्षक, ग्राम सेवक, आप और मैं, जिस भाषा के अंदर हम अपना कार्यालय काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, वो भाषा कौन सी होती है? राजभाषा होती है। हिंदी क्या है? भारत की राजभाषा है। बात करेंगे कब बनाई गई, क्या प्रक्रिया होती है, बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले शब्दावली कर लेते हैं। उसके बाद है बेटा मातृभाषा। माता द्वारा उच्चारित भाषा है ना, माता द्वारा उच्चारित भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। वह भाषा जो बच्चा सर्वप्रथम अपनी माता से सीखता है, माता द्वारा सीखता है, वो क्या होती है? मातृभाषा होती है। और यहां से एक प्रश्न बनता है बेटा मातृभाषा का विचार प्रकट करने का, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। विचार प्रकट करने का, विचार प्रकट करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम, सबसे सशक्त माध्यम, सबसे सशक्त माध्यम, विचार प्रकट करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम अगर कभी आपसे पूछा जाए तो कौन सा होता है? मातृभाषा होता है। हम अपनी मातृभाषा के अंदर बात है उसको जितने प्रभावी तरीके से कह सकते हैं, जितने शक्तिशाली तरीके से कह सकते हैं, और किसी भाषा के अंदर नहीं कह सकते। विचार प्रकट करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम पूछा जाए तो कौन सी है? मातृभाषा है। अब बेटा बात कर लेते हैं, बोली किसे कहते हैं? बोली किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाई बोली? सीमित क्षेत्र में विचार प्रकट करने का साधन, छोटे क्षेत्र के अंदर विचार प्रकट करने का साधन। बोली किसे कहा जाता है? बोली किसे कहा जाता है? सीमित क्षेत्र में, सीमित छोटे क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में विचार प्रकट करने का साधन, विचार प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। छोटे क्षेत्र के अंदर, सीमित क्षेत्र के अंदर विचार प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। ठीक है, यहां तक ये शब्दावलियां हैं बेटा। दोबारा देख लीजिए, अगर कोई भी देश है, अगर उस देश की सारी जनता कोई भाषा बोलती है तो वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा है ही नहीं। राजभाषा, जिस भाषा के अंदर ऑफिस का काम होता है, जिसमें राजकार्य होता है, वो क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। और भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। बच्चा अपनी माता के मुख से सुनता है, माता द्वारा उच्चारित भाषा है वो मातृभाषा है। विचार प्रकट करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम कौन सा होता है? मातृभाषा होता है। उसके बाद क्या था बेटा? बोली था। अगर हम छोटे क्षेत्र के अंदर, एक सीमित क्षेत्र के अंदर अगर हम विचार प्रकट करते हैं तो क्या है? बोली है। जैसे जैसे इस बोली को बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, इसका क्षेत्रफल भी बढ़ता जाएगा, तो ये बेटा बोली है वो विस्तृत होकर क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। लेकिन भाषा वापस बोली नहीं बन सकती। बोली है वो तो बेटा ग्रोथ पाकर बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, उसको बोलने वालों का क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो बोली क्या बन जाएगी? भाषा बन जाएगी। लेकिन भाषा पुनः बोली नहीं बन सकती। क्या है? बोली है। सीमित क्षेत्र में विचार प्रकट करना। ठीक है, ये थी बेटा हिंदी रीट मुख्य परीक्षा की दूसरी क्लास। नेक्स्ट क्लास में पुनः मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।